नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दिल्ली का शाहीन बाग इलाका आज फिर सुर्खियों में आ गया है। बुलडोजर की राजनीति को शाहीन बाग की जनता ने सफल नहीं होने दिया आज। जी हां, आप जानते ही हैं कि बुलडोजर इस वक्त सत्ता के आतंक की नई पहचान बन चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव से बुलडोजर की सफलता को बीजेपी ने अब अपने फायदे के लिए जगह जगह पर भुनाना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों जहांगीरपुरी, जी हाँ, ये जहांगीरपुरी दिल्ली का एरिया, वही जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद बुलडोजर अवैध कब्जे हटाने पहुंच गया था और लोगों की रोजी रोटी को कुचल दिया गया था। अब यही बुलडोजर शाहीन बाग भी पहुंचा आज, लेकिन यहां उसका जोर नहीं चल पाया। लोगों ने इस तरह विरोध किया कि बुलडोजर को बैरंग वापस लौटना पड़ा। वैसे भी शाहीन बाग के बाशिंदों का कहना है कि ये सब अल्पसंख्यकों को डराने के लिए किया जा रहा है, यहां कोई अवैध कब्जा नहीं है। आज डीबी लाइव की टीम वहां थी शाहीन बाग में, और शाहीन बाग में हमारी संवाददाता ने वहां बात भी की लोगों से, वो भी आपको हम दिखाएंगे, सुनाएंगे। शाहीन बाग ने पहले भी सीएए के खिलाफ जन आंदोलन करके देश को नई दिशा दी थी, आप सब याद कीजिए। और उसके बाद उसकी परिणति ये हुई कि जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान कोरोना का प्रकोप आ गया देश में, फिर दिल्ली के दंगे, और इन सब के कारण इस आंदोलन को वहीं रोकना पड़ा, समाप्त करना पड़ा था। लेकिन एक वो आंदोलन दूसरा, और एक ये आज जिस प्रकार वहां की जनता बाहर निकल के आई और बुलडोजर को बैरंग वापस लौटना पड़ा, ये कहानी भी इस लोकतंत्र की ही कहानी है। और लोकतंत्र में ऐसे आंदोलन ही जनता की मजबूती को दिखाते भी हैं। हालांकि सरकार अक्सर जनता को कमजोर करने के लिए, या यूं कहें कि विरोध की आवाज को दबाने के लिए, राजद्रोह जैसे सख्त कानूनों का सहारा लेती है। सरकार का विरोध और देश का विरोध दो अलग अलग बातें हैं। जब सत्ता की राजनीति में इसे एक ही बना दिया गया है, और हम सब देख रहे हैं कि चाहे वो राजद्रोह हो चाहे देशद्रोह हो, राजद्रोह जो कानून है ये अंग्रेजों के जमाने का कानून है, और राज यानी कि उस समय जो राज कर रहा था, यानी कि सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने, लेकिन यहां इसको देश से जोड़ दिया गया है और देशभक्ति के ऊपर सवाल उठाने के लिए इसका इस्तेमाल इस ढंग से प्रचारित किया जा रहा है। देश के बहुत से छात्र नेता इस वक्त, बुद्धिजीवी, सामाजिक कार्यकर्ता राजद्रोह कानून की चपेट में आ चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून के बने रहने पर सवाल उठाए हैं। इस पर मोदी सरकार ने आज अपना जवाब दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में। आईपीसी की धारा 124A की वैधता पर मंगलवार यानी कल होने वाली सुनवाई से पहले आज केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि राजद्रोह कानून यानी सेडिशन लॉ की समीक्षा की जा रही है, यानी कि सरकार समीक्षा कर रही है इस लॉ की। सरकार ब्रिटिश काल के कानूनों की जकड़न दूर करने के लिए वचनबद्ध है, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन देश की अखंडता को बनाए रखना भी जरूरी है, ये सब कहना है सरकार का। सभी परिस्थितियों को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा, ये भी सरकार कह रही है। केंद्र ने यह भी आग्रह किया है सुप्रीम कोर्ट से कि राजद्रोह कानून की वैधता पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट न करे, इस सुनवाई को बंद कर दे सुप्रीम कोर्ट। सरकार देख रही है। सरकार ने यह भी कहा है दोस्तों कि देश की आजादी का अमृत महोत्सव इस वक्त मनाया जा रहा है। सरकार के सर्वोच्च स्तर पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर नागरिक की स्वतंत्रता और मानवाधिकार की रक्षा का समर्थन करते आ रहे हैं। ये तमाम बातें इसलिए यहां रख रहा हूं क्योंकि राजद्रोह या देशद्रोह जो मसला है, यूएपीए भी इसमें आता है, और इसको लेकर के भी लोग बातें करते हैं। 124A आईपीसी की धारा, इन सब पे बातें होती रही हैं, और इन सबको लेकर के बहुत कुछ कहा जा रहा है, बहुत कुछ सुना जा रहा है, बहुत कुछ कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी थी, इस पर सुनवाई चल रही है, और सरकार क्या कुछ कह रही है। सरकार ने आज जो जवाब दाखिल किया है इस पर, राजद्रोह कानून पर, वो आपको मैं बता रहा था। लेकिन इससे इतर शाहीन बाग का जो मामला है, आप कहेंगे कि शाहीन बाग कुछ और है और ये कुछ और है, इसको कैसे जोड़ रहे हो आप? बिल्कुल, शाहीन बाग और राजद्रोह कानून के बीच में जो जनता का हक है, ये हक आखिर जनता तो चाहेगी, मांगेगी जब आप आवाज उठाते हैं। इसलिए राजद्रोह की बात यहां की जा रही है। जब आप आवाज उठाते हैं, जब आप अपने हक की आवाज बुलंद करते हैं, तो आपके ऊपर राजद्रोह का कानून लगा करके आपको जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। आखिर क्यों? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलेंगे सीधे शाहीन बाग। शाहीन बाग में समझेंगे कि वहां के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, ये समझेंगे। उससे पहले
इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है, वरिष्ठ जनों का पैनल मौजूद है। आइए सबसे परिचय करवाऊं आपका। हमारे साथ इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 5 वरिष्ठ साथी मौजूद हैं। प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ साथी हमारे, वरिष्ठ पत्रकार। प्रेम कुमार जी, आपको नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। प्रोफेसर रविकांत जी हैं, आप सब भली भांति परिचित हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में बैठते हैं, लेकिन तमाम छोटी बड़ी गतिविधियों पर पैनी निगाह रहती है प्रोफेसर साहब की। बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपका। बुशरा खानम जी खुद रहती हैं धरातल पर, जमीनी हकीकत देखती आती हैं, और आप याद कीजिए कि चुनाव के वक्त अभी 2 महीने का वक्त गुजरा है और बुशरा जी पूरे उत्तर प्रदेश की यात्रा पर निकली हुई थी और वहां की जमीनी हकीकत से हम सबको वाकिफ कराती रही, हमारे इस चर्चा में भी कई बार बैठी। बुशरा जी, आपका स्वागत करता हूं, और खासकर राजद्रोह और शाहीन बाग, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। और शाहीन बाग से क्या, ऊपर हम लिख भी रहे हैं कि शाहीन बाग से 2024 की तैयारी, एक एक्सक्लामेटरी के साथ ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर शाहीन बाग ही क्यों बुलडोजर के लिए। और हमारे साथ 2 और वरिष्ठ साथी हैं, सीधे इंदौर से जुड़े हुए हमारे वरिष्ठ साथी, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ में अमलेंदु उपाध्याय जी, हमारे ऑनलाइन एडिटर। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। और स्वागत है आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले शाहीन बाग की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। जो लोग शाहीन बाग इर्द गिर्द या दिल्ली के आसपास रहते हैं वो तो इन तस्वीरों को देखते रहे हैं और आज भी देख रहे होंगे, अलग अलग तमाम मीडिया चैनलों के जरिए भी देख चुके होंगे। लेकिन हमारी सहयोगी अंशिता पहुंची थी आज शाहीन बाग, उन्होंने क्या कुछ बातें की, उनको वहां के लोगों ने क्या कुछ बताया। आइए जरा 2-3 मिनट की एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जरा दिखाइए। खुद अपने शाहीन बाग के लोग ही इसे हटाए हैं। मतलब मिली जानकारी तो ये भी मिली है कि एमसीडी वाले कर्मचारी को एक्चुअली पता ही नहीं था कि उसे यहाँ आकर करना क्या। बिल्कुल सही बात। और यहाँ पे जब से हम आए हैं, जानकारी तो उनको कुछ भी नहीं थी। जानकारी तो उनको ये भी नहीं थी कि यहाँ पर सिर्फ फुटपाथ पे दुकानें लगती हैं, उसको हटाने के लिए आया। उनको ये भी नहीं जानकारी थी कि फुटपाथ वाले रोजाना सामान लाते हैं, रोजाना ले जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि ये जो पाइप लगे हुए थे ये पेंट करने के लगे हुए थे। इन्होंने पूरा हवा बना डाला मीडिया के अंदर। पूरा हवा इतना बना देते हैं 1 रुपए की चीज को बेचने के लिए 1 लाख का प्रमोशन मारते हैं और बिकते वो भी नहीं है इनसे। मतलब रातों रात जैसे जहांगीरपुरी में जो हुआ समुदाय, 2 समुदाय जब हमने उसके अचानक से नहीं, 2 समुदाय का मामला अलग है, वो मामला अलग है। मैं उस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि फिर से विवाद लोग उठा देते हैं, किसी की भी क्लिप उठा के चला देते हैं। समुदायों को टारगेट करने की बात है, एक ही समुदायों को टारगेट करने की बात नहीं। अभी आपने बोला एमसीडी को पता ही नहीं था कि हमें कार्रवाई करनी थी। ऐसी जो सरकार चल रही है हिंदुस्तान की, सरकार को यही नहीं पता मुझे करना क्या है। उसे काम महंगाई पे करने है, वो ये फालतू के काम लिए बैठी है। मतलब ये सिर्फ हो रही है, सिर्फ राजनीति। बाकी इतने मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सारे मुद्दों से आपने देखा है जब कहीं मजमा लग रहा होता है, एक मदारी होता है, डुगडुगी बजा रहे होता तो सबका ध्यान डुगडुगी पे होता, ये नहीं होता वो क्या हो रहा है कार्रवाई। तब जैसे महंगाई का मुद्दे बात करते सबका ध्यान इधर बढ़ दिया, सब लोग इधर रहेंगे, कोई बात ही नहीं करेगा। दुनिया भर का लोग बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं है, परेशान है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, पेट्रोल महंगा है, तेल महंगा है, रोटी खाने को नहीं है आदमी उस पर बात करो ना आप। सिलेंडर भी बढ़ गया बहुत ज्यादा, 50 रुपए कहाँ चली गई सिलेंडर पे बैठती थी, वो सिलेंडर कहाँ है। वो विदेश यात्रा कर रहे हैं, साइकिलों पे चलते थे, घोड़ों पैदल चल के दिखाते थे कि पेट्रोल इतना महंगा है, 100 से पार हो गया पेट्रोल। इसका जवाब कौन देगा? सरकार कहाँ देगी? सरकार तो घूमने में लगी हुई है, अपने कामों में लगी हुई है, सरकार ये ध्यान ही नहीं देती, सिर्फ मुद्दा भटकाना है और कुछ भी नहीं है। तो आप सुन रहे थे भी सीधे शाहीन बाग के जो वहाँ कारोबारी या निवासी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। इस मसले पर हम चर्चा कर रहे थे। हमारी सहयोगी अंशिता श्रीवास्तव वहाँ थी आज और चर्चा वहाँ के लोगों से उन्होंने की। ये तब की घटना, तब की बातचीत जब वहाँ बुलडोजर लेकर के दिल्ली एमसीडी से लोग पहुँचे थे, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली, और लेकिन उन्हें बैरंग वापस लौटना पड़ा। यही समझने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आखिर शाहीन बाग ही क्यों चुना गया और बैरंग लौटाया वहां की जनता ने। तो इसका क्या कुछ असर पड़ने वाला है आने वाले समय में सियासत पर, राजनीति पर। आइए अमलेंदु जी आप जुड़े हैं हमारे साथ। अमलेंदु जी क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, जैसा हमारे दर्शक हमारी जो अंशिता बात कर रही थी शाहीन बाग के निवासी से, वो जो बात कह रहे थे, मुझे लगता है कि वही बात सही है कि चूंकि देश के सामने सब समस्याएं इतनी ज्यादा हैं
और तमाम समस्याएं ये सरकार की पैदा की हुई समस्याएं हैं, आम आदमी के सामने समस्याएं। तो उन समस्याओं की तरफ आम आदमी का ध्यान ना जाने पाए, उस पर चर्चा कोई ना हो, इसके लिए नए नए मुद्दे जो है वो तलाशे जा रहे हैं। अब जैसे कि मालूम ही नहीं था कि वो आपको करना क्या है, आकर के पाइप हटाने या क्या करना है, शाहीन बाग में आप पहुंच गए। असल में मसला ये नहीं कि शाहीन बाग में से अतिक्रमण हटाना था, अतिक्रमण तो दिल्ली में 90% अतिक्रमण है। अगर अतिक्रमण हटाना ही एमसीडी का मकसद था तो लक्ष्मी नगर को इश्यू कर सकते थे। लक्ष्मी नगर तमाम अतिक्रमण है, ये सड़क पर चलना मुश्किल है। लक्ष्मी नगर आप नहीं जाते हैं, आप नहीं जाते हैं। अमलेंद्र जी आवाज कट रही, मैं सीधे आना चाहूंगा बुशरा जी आपके पास। बुशरा जी, यहाँ जो लोग कह रहे हैं और ऐसे भी देखा जा रहा है, जहांगीरपुरी से लेकर के शाहीन बाग तक ये जो बुलडोजर है, ये आखिर ऐसा क्यों माना जा रहा है, ऐसा क्यों देखा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों को परेशान करने के लिए ही इसका इस्तेमाल हो रहा है? क्या कहेंगे इस पे? राजीव जी, देखिए, ये कोई छुपा हुआ सच नहीं है जिसपे मुझे पर्दा उठाना है। ये सबको पता है कि किस तरह की सियासत हो रही है, किसको खुश करने की सियासत हो रही है और बुलडोजर किस लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये लगातार हमें देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश के खरगोन में आपने देखा, और फिर उसके बाद जहांगीरपुरी दिल्ली, और उसके बाद शाहीन बाग। तो क्या जहां पर मुसलमान मेजॉरिटी में रहते हैं, क्या सिर्फ उन्हीं जगहों पर इलीगल अतिक्रमण है? क्या आप ये बताइए कि 15 साल से एमसीडी काबिज है, बीजेपी काबिज है एमसीडी पर, तो क्या उसको अभी अचानक से ख्याल आया कि यहाँ पर इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है और इसीलिए यहाँ से हटाना है? देखिए, शाहीन बाग जो है अब एक जगह का नाम नहीं रह गया है। शाहीन बाग रेजिस्टेंस की एक पहचान बन चुका है जब से सीए एनआरसी मूवमेंट यहाँ से शुरू हुआ था, और लगातार तब से आप ये देख रहे हैं कि इस पूरे इलाके को ही बदनाम करने की कोशिश लगातार हो रही है। यहाँ पर रहने वाले लोगों को बदनाम करने की लगातार कोशिश हो रही है। छोटी मोटी अगर कोई घटना भी हो जाती है तो आप ये देखें कि पूरा राइट विंग, पूरे बीजेपी के जो लीडर्स हैं, इसके अलावा जो पूरा गोदी मीडिया है, वो पीछे लग जाता है और ये बताने की कोशिश की जाती है लगातार। आज भी मैं देख रही थी कि कई जो राइट विंगर्स हैं और जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं, उनको मैं देख रही थी कि एक वीडियो जो है वो शेयर किया जा रहा है कि शाहीन बाग में इलीगल तरीके से देखिए कैसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं। तो ये पूरी कॉलोनी जो सालों से बसी हुई है, जहां पर लोगों के कारोबार हैं, घर हैं, स्कूल्स हैं और तमाम तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं यहाँ पर, आप ये देखिए कि उनको किस तरह से इलीगल बताने की कोशिश की जा रही है और एक खास तबके को खुश करने की कोशिश की जा रही है। ये सिर्फ एमसीडी इलेक्शन तक नहीं है कि एमसीडी इलेक्शन जीतने के लिए किया जा रहा है, बल्कि इससे नेशनल लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसको साधने की तैयारी जो है वो की जा रही है। और ये भी मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये यहाँ पर थमने वाला नहीं है। अब आप ये देखिए कि शाहीन बाग के लोगों ने मैच्योरिटी दिखाई और जो भी कुछ आगे उन्होंने सामान रखा हुआ था, या आप इसको इलीगल इंक्रोचमेंट कह लीजिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि दुकानें होती है उसके आगे, हर जगह पर आप ये देखते हैं दिल्ली में कौन सी ऐसी जगह है जहां पर ऐसा नहीं होता है, वो सब कर रखा था। और वहां पर उन्होंने समझदारी दिखाते हुए और वहां के जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने इसमें अच्छा रोल निभाया, आरडब्ल्यूएस ने, और वो तमाम सामान वहां से हटा दिए गए। और जब वहां पर बुलडोजर पहुंचा तो मैं ये कहूंगी कि शाहीन बाग के लोगों ने और वहां के जो लोकल लीडर्स थे, हर पार्टी के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, वहां पर बाकायदा तौर पर उन्होंने एक तरह से वो अपनी लीडरशिप जो है उसका मुजाहिरा वहां पर किया। खासतौर पर कांग्रेस की तारीफ करनी पड़ेगी कि वहां के जो लोकल लीडर्स थे बाकायदा तौर पर बुलडोजर के सामने वो आकर बैठ गए और उनमें से कुछ को जो है वो डिटेन भी किया गया। तो एक ही समझदारी का मुजाहिरा जो है वहां पर किया गया है। लेकिन राजीव जी, आप ये समझिए कि शाहीन बाग का नाम आप लगातार अलग अलग मौकों से आप जो है वो सुनते रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं जो मेजॉरिटिज्म की जो एक पॉलिटिक्स एक पार्टी करती रही है बीजेपी, ये उसी को ही खुश करने की एक और कोशिश जो है वो की गई है। कि देखिए, जहां पर ये लोग सीएनआरसी प्रोटेस्ट जो कर रहे थे, इन्होंने जो वहां पर कब्जा कर रखा था, कई महीनों तक वहां पर वो बैठे रहे थे। देखिए, उसी शाहीन बाग में जाकर जो बुलडोजर है वो वहां पर पहुंचा कुछ सबक सिखाने के लिए। बात और बुलडोजर। लेकिन प्रेम कुमार जी,
बुलडोजर के सामने लोग शाहीन बाग के आ गए और बुलडोजर को वापस लौटना पड़ा, बैरंग लौटना पड़ा। क्या कहेंगे आप? सरकार के सामने बुलडोजर के सरकार बुलडोजर लेकर आती है और जनता आगे बढ़ती है और बुलडोजर को वापस, ये एक बहुत बड़े, एक मिसाल के तौर पर देखिए तो एक बहुत बड़ी घटना है। आज के इस बहुत कुछ चल रहा है उस दौर में एक बहुत बड़ी घटना जो आज शाहीन बाग में हुई है, जिसमें जनता के आगे बुलडोजर को सरकार को वापस लेना पड़ा है। किस रूप में देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? क्योंकि मसला सिर्फ ये नहीं है, मसला ये है कि आप जहां चाहते हैं वहां तो बुलडोजर चला देते हैं, अभी तक चलाते आए, लेकिन यहां से आपको वापस लौटना पड़ा है। एक पैगाम है इस सरकार के लिए, इस देश की आवाम के लिए, क्या कहेंगे इस पे? जी राजीव जी, ये घटना महत्वपूर्ण है कई कारणों से। इस सरकार का एक संदेश देने की कोशिश हमेशा से रही है कि जो हम चाहेंगे वो करेंगे। हम चाहें तो जिग्नेश मेवाणी को लगातार जेल भेजेंगे, एक मामला में बरी होंगे, दूसरा में भेजेंगे, उसके बाद तीसरे में भी किसी तरीके से न्यायिक परिस्थितियां भी ऐसी होंगी कि वो जेल जाएंगे। ये सरकार मैसेज दे रही है आजम लगातार जेल में बंद रख सकते हैं। इवन अदालती प्रक्रिया में भी हम देख रहे हैं कि 140 दिन से ज्यादा हो गए, लेकिन उनका मामला जो है सुरक्षित है। ये सरकार मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि अतिक्रमण हटाने के नाम पर हम कुछ भी कर सकते हैं और जो बुलडोजर कहीं भी चला सकते हैं। कोई भी राजनीतिक विरोधी हो उस पर हम बुलडोजर चला सकते हैं, चाहे उसका दोष कुछ भी हो। न्यायालय में इसकी इजाजत हो या ना हो, लेकिन हम बुलडोजर चलाएंगे। खुलकर संदेश दिया जा रहा है जेसीबी का मतलब जिहाद कंट्रोल बोर्ड, यानी अतिक्रमण हटाने नहीं निकले हैं, वो कथित जिहाद को कथित रूप से कंट्रोल करने निकले हैं। ये सारे मैसेजेस देने की लगातार कोशिश है और कोई भी राजनीतिक विरोधी, चाहे पत्रकार हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक दल से जुड़ा हो, अगर वो विरोधी है तो हम उसको कानून से इतर भी हम समझाएंगे, सबक सिखाएंगे। सबक को आप इन्वर्टेड कॉमा में ले ले, उस सबक का कुछ भी मतलब हो सकता है, जेल भेजने से लेकर के कुछ भी मतलब समझिए। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग भी उनके खिलाफ हो सकता है। उनके अगर वो मंत्री हैं, एमएलए हैं, किसी सरकार में है तो दूसरे प्रदेश में जाकर के भी वो एक्शन ले सकते हैं। आप देख रहे हैं ये तेजी से देश भर में चल रहा है। इन परिस्थितियों में, इस पृष्ठभूमि में हम देखें तो आज की घटना का महत्व समझ में आता है कि जो चाहेंगे वो हम नहीं करने देंगे। ये है मैसेज शाहीन बाग से कि चाहे जो आप कर लें, यह नहीं चलेगा और इसका आगाज हो चुका है। ये संदेश है शाहीन बाग का कि आप बुलडोजर लेके आइए और सीधे तोड़ फोड़ करिए, कहिए हम अतिक्रमण हटा लें। एक तो ये बात हुई। दूसरा ये है कि हमें मैसेज के स्तर पर भी बार बार लड़ाई लड़नी पड़ती है और रोज लड़ना पड़ता है। जो गलत संदेश दिए जाते हैं उसके समांतर सीधे सवाल पूछे जाएंगे, क्या आप चाहते हैं अतिक्रमण हो? क्या आप अतिक्रमण के खिलाफ नहीं है? और हमें बाध्य किया जाता है कि हम बोले कि हाँ अतिक्रमण तो गलत है, अतिक्रमण तो हटना चाहिए। लेकिन सिर्फ अतिक्रमण हटना चाहिए अगर बात होती तब अलग बात थी, लेकिन अतिक्रमण हटाने, क्या अतिक्रमण बताइए इस पहली बार हुआ है क्या इस समाज में? अतिक्रमण किस जमाने में नहीं हुआ है? अवैध निर्माण कब नहीं हुए हैं? और दोनों अलग अलग चीजें हैं। फिर भी मैं अतिक्रमण पर फोकस करता हूं। हर समय अतिक्रमण हुए हैं और अतिक्रमण को हटाने का जो तरीका रहा है, प्रशासन स्तर, स्थानीय स्तर पर जो अतिक्रमणकारी है उनके साथ बात करती है, जो स्थानीय नागरिक समुदाय है उससे बात करती है और उसको हटाया जाता है। कोई स्थिति विस्फोटक बनाई नहीं जाती है। ये नहीं कहा जाता है कि मैं बुधवार को आ रहा हूं, अच्छा इस बुधवार नहीं अगला सोमवार आ रहा हूं, सावधान, मतलब अब बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी। एक माहौल बनाया जाता है ताकि लोग दहशत में आ जाएं
कि ये ऐसे इस तरीके से अतिक्रमण हटाने कभी नहीं हटाया गया। और अतिक्रमण हटाना सिर्फ इसका ही नहीं है ऐसी कार्रवाई का, सिर्फ अतिक्रमण हटाना हो तब भी बहुत सारे सवाल है कि अतिक्रमण हटाना है तो अतिक्रमण बना क्यों, जिन बनने वाले जिम्मेदार कौन थे, वो सारे। लेकिन हम इसका काउंटर इस रूप में नहीं करेंगे कि कुछ लोगों ने रिश्वत लेके बसा दिया। तो देखिए, अगर गलत है, पूरे देश में यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। आप बात करते हैं एक देश एक कानून, तो फिर अतिक्रमण हटाने के लिए अलग अलग जगह में अलग अलग कानून क्यों है? क्यों कहीं दंगा होगा तो वहां अतिक्रमण हटेगा और कहीं दंगा नहीं होगा तो वहां अतिक्रमण नहीं हटेगा? तो चलो पूरे देश को दंगा की आग में झोंक दो अतिक्रमण हटाने के लिए। ये कौन सा यूनिफॉर्म पॉलिसी है अतिक्रमण हटाने के लिए? तो यूनिफॉर्म पॉलिसी हमें अतिक्रमण हटाने के लिए भी अपनानी होगी। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं है तो यही भेदभाव है, यही बदले की राजनीति है, और तब हमारा उत्तर होगा कि आप अतिक्रमण हटाने के पक्ष में हैं। हम कहेंगे नहीं है, हम जोरदार तरीके से बोलते हैं हम अतिक्रमण नहीं हटाने देंगे। ये जनता की आवाज जो है शाहीन बाग से निकली। जी बिल्कुल। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्या कहेंगे? अतिक्रमण के नाम पर अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश, या राजनीति चमकाने की कोशिश, या कुछ और, या सचमुच ये अतिक्रमण? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो कार्रवाई हो रही है, ये शाहीन बाग की बात नहीं कर रहा हूं, एक मामला चल रहा है जो जहांगीरपुरी से निकला था और कर्नाटक का एक मामला, उसमें सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस पर रोक नहीं लग सकती है। लेकिन ठीक है, आप अतिक्रमण करते हैं और उसको हटाने का अधिकार है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, सरकारों को, लेकिन साथ साथ आप इसमें जो भेदभाव कर रहे हैं, ये राजनीति, ये जो सियासत है, ये तो दिखाई तो दे रही है जनता को, और उसी का असर वहां दिखाई दिया आज शाहीन बाग में। दो बातें यहां मैं रखना चाहता हूं जिस पर चाहूंगा कि आप एलोबरेट कीजिए उसको, कि शाहीन बाग अपने आप में, जैसा कि बुशरा जी ने कहा कि शाहीन बाग अब नहीं है। एक शाहीन बाग एक ऐसा नाम है जिसको लेकर के लोग अब अगर आंदोलन या आंदोलित होते हैं तो उसका जिक्र करेंगे ही करेंगे। और दूसरा, शाहीन बाग की जनता ने आज बता दिया कि आप बुलडोजर लेकर चले आइए, आप गोलियों को लेकर के चले आइए, क्योंकि वहां पुलिस फोर्स की जबरदस्त तैनाती थी और इन सब के बीच हमारी आवाज आप दबा नहीं सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे? किस रूप में आप दूर से देख रहे हैं? लेकिन इस पूरे मसले को हम सिर्फ यहां शाहीन बाग की चर्चा करने के लिए नहीं बैठे हैं, चर्चा ये भी करने के लिए बैठे हुए हैं कि आखिर इसके पीछे की राजनीति है क्या? जो बुलडोजर उत्तर प्रदेश की राजनीति में तहलका मचाया, जिस बुलडोजर के दम पर कहा जा रहा है कि बीजेपी की सरकार वापस आई है, क्या अब ये 2024 की तैयारी है? वही हम यहां लिख भी रहे हैं कि शाहीन बाग से 2024 की तैयारी, ये जहांगीरपुरी नहीं है, ये शाहीन बाग है। सॉरी, क्षमा करें राजीव जी। पहली बात तो यह है कि यह सरकार इस बात को बहुत शक्ति से बताना चाहती है कि हम प्रतिशोध लेने वाली सरकार है। हम वो सरकार नहीं जो पूरे देश के नागरिकों को अपना नागरिक मानते हैं। अगर आपने हमारा विरोध किया तो आज नहीं तो कल हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि लोगों ने, जनता ने बुलडोजरों को रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सीपीआई-एम के एक अर्जी को भी खारिज किया, उससे कहा कि अभी आप इससे बात मत कीजिए, रेसिडेंट एसोसिएशन जो बात कहेगा उससे ही हम बात करेंगे। लेकिन ये अच्छी बात है कि जनता की बात वहां चली है। इसके पहले जनता की बात हर जगह चलती रही है। सीए, एनआरसी में भी जनता ने सरकार को रोका था, ज्ञानव्यापी के सर्वे को भी जनता ने रोका, और कृषि कानूनों को भी जनता ने रोका। मेरी तबीयत जरा सर्दी खांसी हो रही तो मैं अपनी बात अगली बार पूरी करूंगा, क्षमा करें। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप थोड़ा पानी पी लीजिए और थोड़ा अगर आप चाहते हैं थोड़ा आराम, रेस्ट करना। जी मैं शुरू कह सकता हूं। तो ये सरकार प्रतिशोध लेने वाली सरकार है। एक लोगों के मन में ये धारणा, एक दहशत बैठाना उनका उद्देश्य है कि अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपसे बदला लेंगे। राजीव जी। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी,
सरकार एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव का मना रही है और उसका हवाला दे रही है, दावा कर रही है कि पीएम जो हैं वो नागरिक की स्वतंत्रता और मानवाधिकार की रक्षा का समर्थन करते हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में प्रोफेसर साहब शासक का ये दावा जो है वो सही है, वो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बहुत सही है, जनता के हक में फैसले ले रहे हैं, ये भी सही है, ये सारे दावे हैं। लेकिन भारत के मौजूदा हालात में ये दावे कितने सच लगते हैं आपको कि जो कुछ भी है सरकार कह रही है, सुप्रीम कोर्ट में राजद्रोह के मामले में भी कह रही है सरकार कि नहीं जी हम सब कुछ तो वही कर रहे हैं जो करना चाहिए, नागरिक समाज है और इसके लिए हम पहल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप बुलडोजर चलवा रहे हैं, आप विध्वंसकारी चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, आप तोड़ फोड़ की राजनीति को बढ़ावा दे रहे हैं। राजनीति में तोड़ फोड़ कीजिए, बहुत अच्छी बात है, आपको उसमें फायदा मिलता है, कीजिए, लेकिन आप जनता के बीच तोड़ फोड़ और मानसिकता भी वैसी बनती जा रही है जनता की। आम जनों से आप बात कीजिए, आप तो जन जन से मुखातिब होते हैं, लोगों से, बच्चों से, आज की युवा पीढ़ी से। प्रोफेसर रविकांत जी क्या कहेंगे इस पे जो कुछ चल रहा है शाहीन बाग से लेकर राजद्रोह तक? देखिए राजीव जी, इसके कई पहलू हैं। पहला, जहां से आपने बात शुरू की कि ये आजादी का अमृत महोत्सव है, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि 14 अगस्त को प्रधानमंत्री ने विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाया था और घोषणा की कि अब हर वर्ष हम उसको मनाएंगे। और उसके पीछे क्या मंतव्य था ये हम सब जानते हैं कि देश को लगातार धर्म के आधार पर विभाजित बनाए रखना और कथित रूप से बहुसंख्यकवाद की राजनीति करना या हिंदुत्व की राजनीति करके जीत हासिल करना। हालांकि मैं इस बात को नहीं स्वीकार कर पाता हूं कि इस देश में कोई बहुसंख्यक है। ये देश विशुद्ध रूप से अल्पसंख्यकों का समूह है, या आप इसे इस तरह से कह लें कि ये समुदायों का लोकतंत्र है। और अल्पसंख्यकों का मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हिंदू है उस हिंदू के भीतर की जितनी आइडेंटिटीज हैं और वो ऐसी अस्मिताएं नहीं है कि जो समानांतर हो, एक दूसरे के बरक्स खड़ी हुई है। जैसे जो सवर्ण तबका है उसके ठीक उन मूल्यों के खिलाफ दलित तबका खड़ा हुआ है, वहीं कहीं बीच में ओबीसी खड़ा हुआ है, आदिवासी की अपनी संस्कृति है। तो इसलिए बहुसंख्यकवाद को प्रोसेस में लाए जाने की ये सारी कवायद चल रही है। अभी इन दिनों बात हो रही है समान नागरिक संहिता की, लेकिन संघ ने स्वयं उसको अभी इनकार किया है, क्योंकि उनको मालूम है कि अभी वो आदिवासियों को हिंदू नहीं बना पाए, अभी वो दलितों को भी उस तरह से हिंदू नहीं बना पाए, इसलिए उनके लिए मुश्किल हो रही है। तो इसलिए मैं इस बात को कहूंगा कि ये दरअसल अल्पसंख्यकों का ही पूरा एक राष्ट्र है। इसमें बहुसंख्यकवाद की एक पहचान क्रिएट करने की कोशिश हो रही है और उसकी सारी एक कवायद है। दूसरा जो शाहीन बाग है, जहां से आप कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी, और बुशरा जी ने जिसकी तरफ इशारा किया कि शाहीन बाग आज एक दूसरा सिंबल है, वो है जन प्रतिरोध का। लेकिन मैं इसके साथ ये भी जोड़ूंगा कि ये शाहीन बाग ही नहीं, उसी दिल्ली में जेएनयू भी है, या देश के कई हिस्सों में, बंगाल में क्या हो रहा था, जो संस्थाएं, जो स्थल और जो समुदाय अगर इस सरकार की आइडियोलॉजी का विरोध करते, उसकी गलत नीतियों का विरोध करते हैं, तो उनको जमींदोज करने की पूरी परियोजना चल रही है। और शाहीन बाग को इसलिए कि शाहीन बाग के साथ आप देखिए कि कुछ दिनों पहले ही जहां 1971 के जो शहीदों ने की स्मृति के रूप में जो बना हुआ था स्थल, उसको जमींदोज कर दिया गया। जो 1919 का अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो स्मृति स्थल था, उसको किस तरह से बदला गया है। तो उन तमाम स्थलों को जो इनके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, जो इनकी आइडियोलॉजी के बरक्स खड़े हो सकते हैं, अब स्वाधीनता आंदोलन में
इस विचारधारा के लोगों का कहीं कोई रोल नहीं है, इसलिए वो रात दिन मुगल शासन, मध्यकाल और इस सब की बात करेंगे। महाराणा प्रताप और अकबर को बताएंगे कि धर्म के आधार पर दोनों में युद्ध हो रहा था, जबकि महाराणा प्रताप के जो सेनापति है वो हाकिम खां है और अकबर के जो सेनापति है वो मान सिंह है। लेकिन जो काम चल रहा है पूरे स्तर पर वो ये है कि लोगों को आपस में लड़ाई रखना और ये प्रदर्शित करना कि देखिए साहब सरकार काम कर रही है, 24 घंटे काम कर रही है। प्रधानमंत्री तो 18 घंटे नहीं सो रहे, जेसीबी चालू है। और ये इसलिए दिखाना है क्योंकि इकोनॉमी देश की बर्बाद हो चुकी है। इस देश का जो सामाजिक समीकरण है वो बिल्कुल विकृत होने की कगार पर है। विश्वविद्यालय आप बंद कर रहे हैं। हरियाणा से एक खबर आती है कि जहां पर सरकार ने कहा है विश्वविद्यालय को कि साहब हम आपको अनुदान नहीं देंगे, आपको हम कर्जा देंगे। तो जो विद्यार्थी हैं, गरीब और मिडिल क्लास से आते हैं, जो अशोका यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते हैं, अब उनको भी 10 लाख रुपए फीस देनी होगी। तो ये जो नौजवान है वो पढ़ाई न कर सके, वो जो कारपोरेट के साथ इनकी गलबहियां हैं, जिसको राहुल गांधी ने कभी कहा था कि हम दो हमारे दो की सरकार है, तो सस्ता मजदूर कैसे मिलेगा? वही दलित, पिछड़ा और आदिवासी तबका है, पसमानदा मुस्लिम उसमें से है, जो श्रमिक है, उस श्रमिक को आप इतना और उसके बच्चों को कहीं पढ़ाई लिखाई करना मौका न दीजिए, वो आपके लिए सस्ते मजदूर के रूप में काम करे। तीसरी बात, ये जो मीडिया के मार्फत जो चीजें हो रही हैं, उन जगहों पर मीडिया का कवरेज बराबर हो रहा है, जबकि इसी दिल्ली में कई और जगहों पर बुलडोजर चला है। आप चाहे तो मैं नाम भी बता सकता हूं, ये मदनपुर खादर है, एमबी रोड है, कालिंदी कुंज है, श्रीनिवासपुरी है, इन जगहों पर भी बुलडोजर चला है। हालांकि वो बुलडोजर चलना गलत है, जिस ढंग से चीजें हो रही, लेकिन वहां मीडिया कवरेज करने के लिए नहीं पहुंचता है। वो ये दिखाता है कि देखिए शाहीन बाग में कौन लोग रह रहे हैं, ये अतिक्रमण कर रहे हैं, बाकी जगह अतिक्रमण नहीं हो रहा। जबकि दिल्ली का 80 से 90% हिस्सा जो है वो अनियोजित तरीके से बना। ये कोई चंडीगढ़ नहीं है, या हिंदुस्तान के जितने भी शहर हैं, जितने भी बड़े महानगर हैं, क्या वो बहुत नियोजित ढंग से बने? नहीं बने। लोग आए, बसते गए और शहर भी बसते गए। लेकिन इस सरकार को चूंकि लोगों के दिमाग में हिंदू मुसलमान बनाए रखना है और एक खलनायक इस देश में पैदा करके रखना है, तो इस तरह की विभाजनकारी राजनीति के चलते ये सारी चीजें सरकार कर रही है। और बुलडोजर क्या है? बुलडोजर उस बात का प्रतीक बन रहा है कि साहब हम जन विश्वास से नहीं सरकार चलाएंगे, हम चलाएंगे ताकत के बल पर, हलक के बल पर, भय की ताकत से। तो जो लोकतंत्र में कभी लोक कल्याणकारी जो भावना होती थी, जो लोकलाज हुआ करता था, वो लोकलाज नहीं है। अब सीधे तौर पर आप किसी भी समुदाय को, किसी भी संस्था को, किसी भी व्यक्ति को, कम्युनिस्टों के साथ क्या हो, उनको साहब अर्बन नक्सल कहकर के आपने जो किया उनके साथ, तो इस देश में एकरंगा तंत्र पूरा हो, एक आज्ञा पालक समाज हम बना रहे हैं। जो हमारी बात नहीं मानेगा वो उसको हम सबक सिखाएंगे। ये सिर्फ मुसलमानों का मामला नहीं है, जो भी समाज। हाँ, दो बात अलग है कि इस समय उनके टारगेट पर वही है और अब वो मध्यकाल से लेकर के सारी फिनोमेना लेकर के आ रहे हैं। लेकिन इसके सामने दलित भी होगा, आदिवासी भी होगा। मध्य प्रदेश में 2 आदिवासियों को गो हत्या के नाम पर मार दिया गया, वो तो मुसलमान नहीं था। तो ये आज्ञा पालक समाज बनाने की पूरी कवायद चल रही है कि या तो आप हमारे साथ हैं या फिर हमारे दुश्मन हैं। आप सरकार से सवाल पूछने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि नागरिक अधिकार की बात, वो कहते क्या है, वो करते क्या है, ये अब तो पूरी दुनिया जानती है। ये कोई हिंदुस्तान का मसला नहीं है। और ये बोलने में हो सकता है कि राजद्रोह का केस हो जाए कि वो 10 में से 8 बातें झूठ बोलते। प्रधानमंत्री पद की गरिमा जितनी गिरी है इस देश में, इस काल में, मुझे नहीं लगता कि पहले कभी ऐसा हुआ होगा।
उस पूरे पद की महिमा ही गायब कर दी गई। तो प्रधानमंत्री के पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति, गृह मंत्री, ये अगर झूठ बोलेंगे देश से तो फिर हम उम्मीद कैसे कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज शाहीन बाग ने या इसके पहले बृंदा करात ने उस बुलडोजर के सामने खड़े होने की जो हिम्मत की है वो इसलिए भी की है कि इस देश की संस्थाओं ने घुटने अपने एक तरह से खड़े कर दिए। न्यायपालिका से क्या उम्मीद की जाए, क्या उम्मीद की जाए मीडिया से, क्या उम्मीद की जाए आपके जो पूरा सदन से, कि जहां विपक्ष को बात ही नहीं करने दी जाती। तो उन तमाम लोकतांत्रिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक संस्थाओं को जिस तरह से जमींदोज किया जा रहा है, उस समय केवल एक ही ताकत बचती है, वो है जनता की ताकत। अब जनता अगर खड़ी हो रही है तो एक तरफ आप आज्ञापालक समाज बनाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जो जनता है, जिसके अपने दुख दर्द हैं, जिसकी अपनी मांगे हैं, जिसके अपने अधिकार हैं, उनके लिए अब वो उस बुलडोजर के सामने खड़ी हो रही है, जो ताकत, जो दमीजोत करने का प्रतीक बन रही है। और मुझे लगता है कि इसी से एक नई शहर का, एक नई सुबह का आगाज होगा कि इस देश को हम उसके लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करेंगे और इसे किसी तानाशाही तंत्र में तब्दील नहीं होने देंगे। हालांकि वो बहुत कुछ करने में कामयाब हो गए, बिल्कुल बहुत कुछ करने में, लेकिन शाहीन बाग ने जो दिखाया है कि एक आज्ञा पालक समाज के सामने जो बनाने की कोशिश है, उसके सामने जनता जो है वो आकर खड़ी है और बुलडोजर को वापस जाना पड़ रहा है। बुलडोजर की बात कर रहे हैं हम, राजद्रोह की बात भी कर रहे हैं। बुलडोजर यानी कि शाहीन बाग और राजद्रोह के बीच जो सरकार है अभी, वो क्या कुछ कर रही है, क्या खेल चल रहा है, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और इस खेल में क्या, इसके तहत क्या 2024 की तैयारी है, यही समझने की। एक बार फिर से आएंगे प्रेम कुमार जी के पास, लेकिन उससे पहले जो कुछ कह रहे हैं, एक जो बाइट अभी थोड़ी देर पहले, एक क्लिप जो आपको सुना रहे थे, हम दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले शाहीन बाग की, उस क्लिप को दोबारा दिखाना चाहता हूं, जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए, और फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से रिपीट कीजिए उसको। खुद अपने शाहीन बाग के लोग ही इसे हटाए हैं। मतलब मिली जानकारी तो ये भी मिली है कि एमसीडी वाले कर्मचारी को एक्चुअली पता ही नहीं था कि उसे यहाँ आकर करना क्या। बिल्कुल सही बात। और यहाँ जब से हम आए हैं, जानकारी तो उनको कुछ भी नहीं थी। जानकारी तो उनको ये भी नहीं थी कि यहाँ पर सिर्फ फुटपाथ पर दुकानें लगती हैं, उसको हटाने के लिए आया। उनको ये भी नहीं जानकारी थी कि फुटपाथ वाले रोजाना सामान लाते हैं, रोजाना ले जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता था कि ये जो पाइप लगे हुए थे, ये पेंट करने के लगे हुए थे। इन्होंने पूरा हवा बना डाला मीडिया के अंदर, पूरा हवा इतना बना देते हैं, 1 रुपए की चीज को बेचने के लिए 1 लाख का प्रमोशन मारते हैं, और बिकती वो भी नहीं है इनसे। मतलब रातों रात जैसे जहांगीरपुरी में जो हुआ समुदाय, 2 समुदाय जब हमने उसके अचानक से नहीं, 2 समुदाय का मामला अलग है, वो मामला अलग है। मैं उस मामले में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि फिर से विवाद लोग उठा देते हैं, किसी की भी क्लिप उठा के चला देते हैं। समुदायों को टारगेट करने की बात है, एक ही समुदायों को टारगेट करने की बात नहीं। अभी आपने बोला एमसीडी को पता ही नहीं था कि हमें कार्रवाई करनी थी। ऐसी जो सरकार चल रही है हिंदुस्तान की, सरकार को यही नहीं पता मुझे करना क्या है। उसका काम महंगाई पे करने है, वो ये फालतू के काम लिए बैठी है। मतलब ये राजनीति हो रही है, सिर्फ राजनीति हो रही है। इतने मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सारे मुद्दों से आपने देखा है जब कहीं मजमा लग रहा होता है, एक मदारी होता है, डुगडुगी बजा रहे होता, तो सबका ध्यान डुगडुगी होता ही नहीं होता, वो क्या हो रहा है कार्रवाई। तब जैसे महंगाई का मुद्दे बात ही करते, सबका ध्यान इधर भटका दिया, सब लोग इधर रहेंगे, कोई बात ही नहीं करेगा। दुनिया भर का लोग बेरोजगार घूम रहा है, नौकरी नहीं है, परेशान है, काम नहीं है, धंधा नहीं है, पेट्रोल महंगा है, तेल महंगा है, रोटी खाने को नहीं है आदमी उस पर बात करो ना आप। सिलेंडर भी बढ़ गया बहुत ज्यादा, 50 रुपए बढ़ा। कहाँ चली गई सिलेंडर पे बैठती थी, वो सिलेंडर कहाँ है? वो विदेश यात्रा कर रही है। साइकिलों पे चलते थे, घोड़ों पैदल चल के दिखाते थे कि पेट्रोल इतना महंगा है, 100 से पार हो गया पेट्रोल। इसका जवाब कौन देगा? सरकार कहाँ देगी? सरकार तो घूमने में लगी हुई है, अपने कामों में लगी हुई है, सरकार ये ध्यान ही नहीं देती। सिर्फ मुद्दा भटकाना है और कुछ भी नहीं है। तो प्रेम कुमार जी, आप सुन रहे थे, मूल मुद्दों की बात कर रही है यहाँ की जनता, यहाँ के लोग कर रहे हैं, और बेरोजगारी की बात, महंगाई की बात। और इन सब के बीच आज सोमवार को एक और भी झटका वाली खबर आई थी सुबह सुबह, आप लोग याद कीजिए। एक तो शेयर बाजार जबरदस्त गिरा, और दूसरी तरफ डॉलर के मुकाबले आज रुपया भी गिर गया, 77 रुपये 43 पैसे, बहुत भयंकर रूप से गिरा है। और ये क्लिप भी आज प्रधानमंत्री ट्रोल हो रहे हैं दरअसल, क्योंकि वो ट्रोल होते रहते हैं प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री के अभी जो
वो मंत्रिमंडल में कई सारे उनके साथी हैं जो कभी महंगाई पर बात करते थे, कभी गैस सिलेंडर की कीमतों पर बात करते थे, कभी पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बात करते थे, कभी डॉलर और रुपए की बात करते थे। आज 77 के पार रुपया चला गया है। अब ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्दी प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर, प्रधानमंत्री की उम्र तो हालांकि कम है, उससे ज्यादा आगे निकल चुका है। इनके मंत्रिमंडल में ऐसे 75 के ऊपर वाले लोग कम ही हैं, और बीजेपी कहती भी है कि 75 से ऊपर वालों को नहीं लेना है। लेकिन रुपया जिस कदर आगे बढ़ रहा है, गिर रहा है मतलब डॉलर के मुकाबले, तो साफ दिख रहा है कि 80 के पार बहुत जल्दी हम जाने वाले हैं। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे महंगाई जो है वो और भी अपनी जकड़ में लेती जाएगी। क्या कुछ कहेंगे? मूल मुद्दा बनाम शाहीन बाग हो, चाहे और भी ऐसे मुद्दे हों जहां, मतलब मुद्दा न कहें, ऐसे और भी जगह जहां पर बुलडोजर चलाने के लिए अभी बहुत सारे पैतरे आजमाए जाएंगे, क्या कहेंगे इस पे प्रेम कुमार जी? जी राजीव जी, आज की जो बड़ी खबर है उस खबर को देखें तो वो बड़ी खबर हम मानते हैं कि आज जो लखीमपुर खीरी वाला मसला था, उस मसले पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक टिप्पणी की है, और वो टिप्पणी है कि मंत्री ने उकसाया। मंत्री ने अगर उकसाया नहीं होता तो ये घटना नहीं घटी होती, ये उन्होंने कहा है। तो अब हम तो अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं, ये बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, ये तो आंदोलन को गाड़ी से कुचलने वाला मामला है और भी संगीन। वो उसमें एक मंत्री शामिल, मंत्री की गाड़ी से कुचली गई थी। और मुझे याद आता है प्रियंका गांधी जी की वो बात जो प्रधानमंत्री जी से उन्होंने अपील की थी कि प्रधानमंत्री जी उस फोटो ऑप्शन के समय आप उस अजय मिश्रा टेनी के साथ खड़े ना हो, जो देश के अलग अलग जो बड़े अफसर थे उनके साथ प्रधानमंत्री जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और ये सब करने वाले थे, एक साथ न दिखें। तो उस चीज को उन्होंने नहीं माना था। अब देखिए इलाहाबाद की हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद अब शर्म नाम की अगर चीज होगी तो अजय मिश्रा टेनी को इमीडिएट सैक किया जाएगा, इमीडिएट। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आप ये समझिए कि हम तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा ये हम दावे से नहीं कर सकते, क्योंकि बेशर्मी की तो सारी सीमाएं पार हुई हैं, और भी हो सकती हैं। लेकिन इससे बड़ा दबाव और नहीं हो सकता कि जिसको आप लगातार प्रोटेक्ट कर रहे थे, जिस हिस्ट्री शीटर को उठा के आपने गृह राज्य मंत्री बना दिया, जिसके बेटे ने गाड़ी से आंदोलनकारियों को कुचल दिया, जिसको एक क्रिमिनल होते हुए 302 का मामला लगते हुए भी मेहमान की तरह पूछताछ की गई, सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को एसआईटी बनानी पड़ी, एसआईटी में फेरबदल करनी पड़ी, इतनी सारी घटनाएं इसमें जुड़ी हुई है। और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट कह रहा है कि सारी घटना इसलिए हुई क्योंकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने वो बयान दिया था। ये जो ब्रेकिंग खबर मैं आज की सबसे बड़ी खबर इससे ही मानता हूं, ये है जो कि शाहीन बाग के पैरेलल एक दूसरा जो दूसरी घटना है वो ये घटना है, और सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैंने पहली बार में ही कहा था कि हम जो चाहेंगे वो करेंगे, ये इस सरकार का संदेश है। विरोधी चाहे जो हो, हम उसको सबक सिखाएंगे, जैसा कि हमारे साथी पत्रकार साथी ने कहा, डॉक्टर हिंदुस्तानी ने, प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने, कि ये सबक सिखाने का मसला है राजनीतिक विरोधियों को, ये किया जा रहा है। अब शाहीन बाग की जनता ने जो जवाब दिया वो वाकई इस देश की जनता की जो ताकत है वो उसकी वो याद दिला रही है। एक छोटे से जगह में, राजधानी दिल्ली के, वहां से बहुत बड़ा संदेश निकल रहा है। देखिए, इस देश में न्यायपालिका भी बड़ी है, विधायिका भी बड़ी है, कार्यपालिका भी बड़ी है, मीडिया का भी रोल चौथे स्तंभ के रूप में बड़ा है। लेकिन कई बार अदालत के फैसले के खिलाफ भी जनता को उठ खड़ा होना पड़ता है। अदालत के फैसले को विधायिका बदलती है। आपको याद होगा SC/ST कानून पर जब सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो संशोधन, ऐसी व्यवस्था की जिसके बाद संशोधन लाना पड़ा विधायिका, याद होगा।
तो जनता जब खड़ी होती है तो न्यायपालिका के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है, संसद के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है। और आपको याद होगा अन्ना आंदोलन, जबकि अपनी भाषा उन्होंने संसद को डिक्टेट की थी। संसद जिस भाषा में लोकपाल बनाने की बात कह रहा था, अन्ना कह रहे थे कि नहीं मानेंगे, ऐसा लिखो, ऐसा बोलो, और संसद को वही भाषा अपनानी पड़ी थी। यानी विधायिका पर भी हमारी जो जनता है उसकी आवाज भारी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे मसले आए। 1974 का भी मसला है, जबकि जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ, इमरजेंसी हुआ, उसके बाद भी आंदोलन हुए। तो राजनीतिक व्यवस्था से परे हम ये बात कह रहे हैं कि जनता की आवाज जो है, जब जनता बोलती है, सारे सर्वोच्च धरे रह जाते हैं, जनता की सर्वोच्चता ही कायम होती है। आज वक्त आ चुका है, इसकी आवाज जो है ये शाहीन बाग से हमें सुनने को मिली है और पूरे देश में सुनने को मिलेगी। जी कुछ कह रही थी। जी मैं शाहीन बाग के हवाले से ही ये कह रही थी कि शाहीन बाग ने अभी ही नहीं, राजीव जी, शाहीन बाग ने जब सीए एनआरसी जब हुआ था तब भी मैसेज दिया था, तब भी लोगों को ये नहीं लगता था कि सीए एनआरसी को लेकर एक ऐसा तबका, एक ऐसी कम्युनिटी, मैं मुसलमानों की बात कर रही हूँ, कि ऐसी सरकार के सामने वो आंदोलन कर सकते हैं। ऐसी सरकार को जो साम दाम दंड भेद की सियासत करती है, जो किसी के ऊपर किसी भी हद तक का जुल्म कर सकती है, उस सरकार के खिलाफ भी वो खड़े हो सकते हैं। और ना सिर्फ खड़े हुए बल्कि एक तरह से सरकार को झुकाया भी। और उसके बाद हमने पूरे देश में अलग अलग तरीके से शाहीन बाग के नाम पर ही पूरे मुल्क में हमने देखा कि किस तरह से शाहीन बाग के नाम से ही आंदोलन हुए सीए एनआरसी को लेकर। उसके बाद हमने देखा कि स्टूडेंट्स हो या फिर एक्टिविस्ट हो, उनको जेलों में भरा गया, उनको जेलों में डाला गया। अभी भी बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो जेल में हैं और वो हर तबके से जुड़े हुए हैं। यूएपीए उनके ऊपर लगाया गया है, संगीन धाराएं उनके ऊपर लगाई गई हैं। तो कुर्बानी देनी पड़ती है। जहांगीरपुरी का आप एग्जाम्पल देख लें, अगर बृंदा करात उस तरह से वहां बुलडोजर के सामने आकर ना खड़ी होती, सुप्रीम कोर्ट का रुख ना किया गया होता, जमीयत उलमा हिंद या फिर देश के जो बड़े वकील हैं उन्होंने साथ देखकर अगर वो पिटीशन दाखिल करके फौरन वहां पर वो कार्रवाई नहीं की गई होती, तो शायद जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर रुका उस वक्त में, चाहे देर से ही सही, वो शायद नहीं रुकता। और आप ये देखिए कि जुल्म की एक इंतहा होती है, जुल्म की एक मियाद होती है, जुल्म की एक उम्र होती है, और कहीं ना कहीं उसे थमना होता है। आपको सामने आकर खड़ा होना पड़ता है, आपको सवाल पूछने पड़ते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। यहाँ कोई राजतंत्र नहीं चल रहा है कि राजा ने अपना फरमान सुना दिया और बस बाकी प्रजा को मानना पड़ेगा। इसी तरह से लोगों को अपना रेजिस्टेंस दिखाना होगा, लोगों को सामने आकर खड़ा होना पड़ेगा, तभी वो सरकार की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ सकेंगे। आप ये देखें कि पूरा का पूरा मीडिया देखिए, जहांगीरपुरी में आपने देखा कि किस तरह से बुलडोजर के ऊपर चढ़कर वहां पर आप देखिए कि एक तरफ खोमची वाले, ठेली वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, जिनके घर जो है तबाह बर्बाद किए जा रहे हैं, जिनके कारोबार उनसे छीने जा रहे हैं, वो है। और दूसरी तरफ सूटेड बूटेड मेकअप से पुते हुए एसी कमरों से अपने कुछ देर के निकले हुए वो एंकर्स जो वहां पर जाके बुलडोजर के ऊपर चढ़ के कहते हैं क्या मैं इसमें बैठ सकता हूँ, और उसके ऊपर खड़े होकर जो एक ऐसी चीज है बुलडोजर जिसे बना दिया गया है, जहां पर जो मजलूम है उसको दरअसल वो कुचलने का काम कर रहा है, आप उसके ऊपर खड़े होकर वहां पर आप रिपोर्टिंग करते हैं, आप उसमें मजे लेते हैं जैसे कि वो आपकी कार की सवारी हो। और आज फिर से शाहीन बाग में भी फिर वही देखने के लिए मिला। शाहीन बाग में भी जो बड़े बड़े सो कॉल्ड चैनल्स हैं जो अपने आप को मीडिया हाउसेस कहते हैं, हालांकि वैसा कोई काम नहीं करते, आप ये देखेंगे आज फिर से वही देखने के लिए मिला। इसी तरह से बुलडोजर के ऊपर चढ़कर जो है वो सियासत जो है वहां की जा रही है। मजाक उड़ाया जाता है कि अब बुलडोजर क्या आप यहाँ भेज दिया जाए, बुलडोजर क्या आप वहां भेज दिया जाए। सरकार से कोई सवाल पूछने की खैर तवक्को तो अब खत्म ही हो गई है और पूछा ही नहीं जाता, बल्कि उनका ढोल लगातार पीटा जाता है। आप ये देखें कि बीजेपी का एक ट्रोल जो कि फेक न्यूज जो है वो फैलाता है, नफरत फैलाता है सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए, और आप ये देखें कि कैसे एक लीडर के खिलाफ वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है। 3 राज्यों की पुलिस जो है
वो आपस में कैसे भिड़ती हुई नजर आती है, ये आपने देखा। एक पत्रकार महोदय है जो देश के सबसे धनी आदमी है, उनका वो मीडिया हाउस है, उसके वो पत्रकार फेक न्यूज फैलाते हैं, दो समुदायों को आपस में लड़ाने की, हालांकि वो तो दिन रात कोशिश होती है, लेकिन कैसे ये कहते हैं कि जहांगीरपुरी का बदला जो है वहां मंदिर पर बुलडोजर चढ़ाकर जो है वो लिया जा रहा है। और आप ये देखें कि किस तरह से उनको संरक्षण पूरी तरीके से दिया जाता है और लगातार पुलिस उनके दरवाजे पर है, लेकिन वो उनको अरेस्ट नहीं कर पाई है। और कुछ लोग उनके फेवर में पूरी तरीके से हैशटैग चला रहे हैं। देखिए, मैं भी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसके फेवर में हूं। मैं ये मानती हूं कि हर किसी को हक है वो अपनी बात को जिस तरह से लोकतंत्र में चाहे कहे, लेकिन उसकी भी अपनी सीमाएं होती हैं। आप फेक न्यूज, आप दो समुदाय में दंगा कराने की जो है वो साजिश एक तरह से टीवी चैनल के जरिए आप नहीं करा सकते हैं, और उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच या फिर जर्नलिज्म का नाम आप नहीं दे सकते हैं। और आप ये देखें कि इसीलिए आप चाहे शाहीन बाग में देखें, आप चाहे जहांगीरपुरी में देखें, खरगोन में आप ये देखें कि किस तरह से एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ खड़ा करके आप अपने वोट बैंक को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। और लगातार इस पॉलिटिक्स को आप बढ़ावा ही देते हुए नजर आ रहे हैं कि जो कोई भी हमसे सवाल पूछेगा, जो कोई भी हमारे खिलाफ खड़ा होगा, हम उनके साथ क्या कर सकते हैं, ये एग्जाम्पल्स जो है वो अलग अलग तरीके से देने की लगातार कोशिश की जा रही है। और आज शाहीन बाग के लोगों ने ये बताया कि जनता से बड़ा कोई नहीं होता है। उनको ये अंदाजा था, उनको ये अंदाजा अभी भी होगा कि हो सकता है बाद में भी कुछ हो सकता है कि फिर से बुलडोजर की वापसी हो सकता है कि बुलडोजर उस तरह से चलता और वो लोग हेल्पलेस हो सकते थे, लेकिन फिर भी एटलीस्ट उन्होंने कोशिश की, उसका नतीजा सबने देखा। जी बिल्कुल। प्रोफेसर रविकांत जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? जी, मैं बस एक ऐतिहासिक तथ्य इसमें जोड़ना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी ने और अभी जो और तमाम जर्नलिस्ट ने जो बात कही कि जनता जिस तरह से अब सामने खड़ी हो रही है, दरअसल संविधान सभा में एचवी कामत साहब ने संविधान के लिए, संविधान के शुरू के लिए आह्वान किया था कि इसे भगवान के आह्वान से शुरू किया जाए, लेकिन पूरी संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने तब कहा था कि इस संविधान की जो शुरुआत होगी वो तो विद द पीपल ऑफ इंडिया से। तो लोग इस संविधान के केंद्र में, कोई ईश्वर, कोई और सत्ता, कोई और संस्था इसके केंद्र में नहीं है। इसलिए आज मुझे लगता है कि उसी संविधान को बचाने के लिए, उन मूल्यों को बचाने के लिए लोग सामने आ रहे हैं। और ये जो पूरी तंत्र है सत्ता का, वो लोगों के अधिकारों और लोगों के उस पूरे तंत्र को मिटा देने पर आमादा है। उन्होंने टारगेट किया हुआ है एक एक करके। तो ये जो चल रहा है वो उतना ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन मुझे लगता है कि जो संविधान का जो आह्वान किया गया है, उस आह्वान की अब अनुभूति और उसकी आवाज बन के जनता खड़ी हो रही है। बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपकी तबीयत नासाज है और इधर देश की तबीयत भी नासाज दिखाई दे रही है, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। जनता जो है लेकिन सामने आती है तो बुलडोजर वापस करने पड़ते हैं। क्या कहेंगे? बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं और आज आपसे ज्यादा कमेंट ले भी नहीं पाया हूं, लेकिन जितना आप बोल पाए इस पूरे मसले पे आपकी टिप्पणी और चाहूंगा मैं। प्रोफेसर रविकांत साहब ने जो बात कही वो बहुत ही उम्दा है। दरअसल हमारे संविधान पर भी हमला हो रहा है। एक सरकारी साधु हैं जो प्रवचन करते, उन्होंने कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसलिए संविधान को बदलने की जरूरत है। तो वो धार्मिक समारोह में लोगों के मन में ये बात बताना चाहते हैं कि देखिए हमारा संविधान है जो हमें हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक रहा है, इसलिए इसमें परिवर्तन करना चाहिए। और जहां तक नागरिक संशोधन कानून जिसकी बात होती है, जिसकी बात की जा रही है, आईपीसी की धारा 124A की, तो उसमें किन किन लोगों पे लगे? हाथरस गैंग रेप में जिन्होंने विरोध किया उनके खिलाफ मामला लगा, पुलवामा हमले के बाद लोगों पे राजद्रोह कानून लगा, नागरिक संशोधन कानून का विरोध करने वालों पर यह आरोप लगाया। एक दशक में 400 से ज्यादा केस राजद्रोह के दर्ज हो गए। और ये 96% हैं जो केस
ये 2014 से ज्यादा बाद के हैं। यानी आप अंदाज लगाइए कि 2014 के बाद देश में राजद्रोह की घटनाएं एकदम बढ़ गई, 96-94% तक बढ़ गई है। ये बात साबित करती है। हालांकि इस मामले में केवल 3% लोगों को ही सजा हो पाई है। तो ये सब तथ्य हैं जिस पर हमें विचार करना चाहिए। धन्यवाद राजीव। बिल्कुल डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, तबियत का ख्याल रखिए अपना। अमलेंदु जी, आवाज आ रही हो है ना? हाँ जी, तो आप जरा आप अपनी बात उस समय रख रहे थे और दिल्ली के कुछ हिस्सों का जिक्र भी आप कर रहे थे कि उधर बुलडोजर चलाना चाहिए, जहां चलाना चाहिए उधर नहीं, और जिधर नहीं चलाना चाहिए। या आज सुबह हमने ये भी देखा कि तमाम मीडिया, और अभी बुशरा जी उस पर थोड़ा सा बोल भी रही थी, बता भी रही थी कि तमाम मीडिया घरानों के बड़े बड़े पत्रकार शाहीन बाग में पहले से मौजूद थे, पहले से जानकारी थी, पहले से सब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि प्रेस रिलीज भेजा गया हो और उसके बाद सब लोग पहुंच गए हों। हम लोगों के पास भी ऐसी रिलीज आती हैं, लेकिन मेरे पास नहीं आई थी कि आप भी चलिए वहां। हम लोगों ने तो देखा कि हाँ ऐसी घटना हो रही है, तो अंशिता हमारे यहाँ से चली गई। लेकिन पहले से, और बिल्कुल सही कह रही थी बुशरा जी कि लोग बुलडोजर का इंतजार कर रहे थे, ऐसे मीडिया घराने के बड़े बड़े पत्रकार। और बुलडोजर पर तो पत्रकारिता आजकल एक पैशन हो गया है कि पत्रकारिता करनी है वहां पे। क्या कहेंगे अमलेंदु जी? राजीव जी, एक तो ये कि जो हमारा गोदी मीडिया और तथाकथित बड़े मीडिया घराने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के अनुषंगिक संगठन बन चुके हैं। तो जैसे विद्यार्थी परिषद है, भारतीय जनता युवा मोर्चा है, ऐसी फलाना टीवी चैनल, फलाना टीवी चैनल, फलाना टीवी चैनल, फलाना अखबार, ये सब हो चुका है। तो अब इनकी बातें करना मुझे लगता है कि अब बेकार है, क्योंकि हमने मान लिया है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने संस्था ग्रहण कर ली है। तो इसलिए इनको इसी रूप में देखा जाना चाहिए। मैं जो बात कह रहा था, ये कह रहा था कि शाहीन बाग जो है वो निशाने पर इसलिए है, बुशरा जी ने भी उस पर प्रकाश डाला, मेरी बात जो मैं कर रहा था उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली अतिक्रमण से ही बनी हुई है पूरी, और 90% दिल्ली के अंदर एनक्रोचमेंट ही है। और स्वयं भारतीय जनता पार्टी ने जब चुनाव लड़ा था तो मोदी जी ने खुद नारा दिया था कि जहां कच्ची कॉलोनी वहां पक्की कॉलोनी, इसी तरीके का कुछ नारा था। और जहां कच्चा जहां झुग्गी वहां मकान, इस तरीके के नारे दिए थे। तो ये अगर एनक्रोचमेंट अभियान चलेगा, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलेगा, तो पूरी दिल्ली साफ हो जाएगी। तो ये जो है, ये असल में चूंकि लक्ष्य जो है वो चुनाव है, और ये संदेश देना है कि देखिए हमारा बुलडोजर कहां चला है, हम शाहीन बाग पे जो है हम बुलडोजर चला सकते हैं। तो ये है कि ये मैसेज देने की कोशिश थी पूरे देश भर में कि इसके जरिए जो है वो चुनाव साधा जाए। और इसी तरीके से जो 124A का मामला है राष्ट्रद्रोह का, आपको ताज्जुब होगा कि भारत में सबसे ज्यादा देशद्रोह के मुकदमे जो हैं वो JNU में नहीं है, कश्मीर में भी नहीं है, वो झारखंड में है। और 2017 से 2019 के बीच में हुए हैं, और 11 गांव के 193 लोगों के ऊपर जो है वो मुकदमे हैं, नामजद मुकदमे हैं देशद्रोह के। और 30,000 लोगों के ऊपर FIR है 11 लोगों की। तो आप समझ सकते हैं कि इस देशद्रोह कानून का, राजद्रोह कानून, देशद्रोह तो खैर कुछ कानून है ही नहीं, राजद्रोह कानून जो है, इसका इस्तेमाल जो है सरकारें किस तरीके से कॉर्पोरेट घरानों की जमीन हड़पो नीति पे काम करने के लिए इसका इस्तेमाल कर रही है, और किस तरीके से अपने विरोधी को निपटाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। आप देखिए कि जब 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस को ट्रैक्टर रैली किसानों की हुई और लाल किले की घटना हुई, उसके बाद कई बड़े पत्रकारों के ऊपर और शशि थरूर तक के ऊपर जो है वो 124A के मुकदमे कायम कर दिए गए। स्वर्गीय विनोद दुआ जी नहीं रहे, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने मुकदमा कायम कराया, उस पर बड़ी सख्त टिप्पणी जो थी अदालत की हुई और उसको हटाया गया। तो ये जो है एक कार्यक्रम बन गया है कि इसको जो किस तरीके से अपने विरोधियों को निपटाया जाना है, तो ये उसका एक हथियार है। और अब केवल यही नहीं है, UAPA जो है वो भी उसी का एक हिस्सा है, और उससे कम खतरनाक नहीं है 124A से। मुझे लगता है कि 124A के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट को इसकी वैधता पर भी जो सुनवाई करनी चाहिए। UAPA जो इसका किस तरीके से इस्तेमाल हुआ है, यानी आप देखिए कि 83 साल के फादर स्टेन स्वामी जो है वो एक सिपल मांगते मांगते मर गए, और हमारी न्यायपालिका सुनवाई नहीं कर पाई, और उसके बाद फिर जो अफसोस जाहिर करना पड़ता न्यायपालिका को
ये कहना पड़ता है कि ये गलत हुआ। तो अगर इस तरीके की चीजें होती रहेंगी तो सरकार के हाथों में जो खिलौने हैं, जिस तरीके से ये विरोधी आवाजों को, जो जनता की आवाजें, उनको कुचलने का हथियार है। और कुल मिलाकर के ये जो है 2024 का ये चुनाव की जो तैयारी है, सब उसी के सब हथकंडे हैं। और 2024 क्या मुझे लगता है कि 2024 में अगर चुनाव होते हैं, मैं फिर लगा रहा हूं कि अगर होते हैं और होते हैं तो किस तरीके से होते हैं, ये भी देखने वाली स्थिति होगी कि क्या होता है 2024 में। तो सब उसी की तैयारी है, चाहे वो बुलडोजर हो, चाहे शाहीन बाग हो, और चाहे 124 हो रहा है। बहुत सारी बातें हैं, चाहे बुलडोजर, चाहे 124, चाहे शाहीन बाग, लेकिन इन सब के बीच एक जो बाग है, एक जो बगीचा है, वो जनता का है। और जनता अगर आती है तो बहुत कुछ बड़े बड़े नेता जो हैं वो वापस हो लेते हैं। और 2024 में क्या कुछ होगा, क्या शाहीन बाग से 2024 की तैयारी जो हम लिख रहे हैं, ये ऐसी तैयारी का कोई प्रतिफल होगा, मिलेगा, ये भी समझना होगा। तो बहुत कुछ आने वाले समय में हम देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। लेकिन जब क्योंकि अब जो शुरुआत में मैं बोल भी रहा था कि विध्वंसकारी नीतियों और ऐसी चीजों को अगर बढ़ावा दे रहे हैं, जहां किसी चीज को बनाने की बात हो, बनाने की बात न करके आप अगर इस अमृत काल में, आजादी के अमृत काल में तोड़ने की बात कर रहे हैं, डराने और धमकाने की बात कर रहे हैं, डरा और धमका करके शासन करना चाहते हैं, तो ये शासन, इतिहास गवाह है, ज्यादा दिन तक सरकारें नहीं कर पाई हैं और जनता आगे आई है। हमारा लोकतंत्र बहुत बड़ा है। इस देश की आबादी जो है 135 करोड़, 138 करोड़ जो भी कहा जाता है, अगर उसको माना जाए सब कुछ सही है, तब भी जनता जब आएगी अपने ऊपर तो फिर वही कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो आगे भी चर्चा जारी रखेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जुड़े और अपने विचारों से, मूल्यवान विचारों से हम सबको आपने अवगत कराया। बुशरा जी हमेशा की तरह बिल्कुल खुले तौर पे अपनी बात रखती हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। प्रकाश हिंदुस्तानी जी, तबीयत खराब है आपकी, नासाज है, फिर भी आप जुड़े रहे इतने लंबे समय तक, बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और अमलेंदु उपाध्याय जी आपको भी, और साथ में प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े थे, उनको भी, आप पांचों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया कि आप लोग इस गंभीर मसले पर आप लोगों ने अपने बात रखे, अपने विचार रखे, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे तमाम साथी जो बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, अभी देख रहा हूं कि बहुत ही गंभीर बातें यहाँ लिख रहे हैं, रख रहे हैं, लगातार मैं देख रहा था। और ओम प्रकाश जी हैं हमारे साथ में बने हुए, प्रमोद अग्रवाल जी हैं, और इनके अलावा बनवारी मीना हैं जो कह रहे हैं पहले रुपया प्रधानमंत्री की उम्र के बराबर पहुंचा था, आज प्रधानमंत्री जी की मां की उम्र के बराबर पहुंच गया है रुपया। ऐसे ही मोहम्मद शरीफ कह रहे हैं कि 65 घंटे 3 देश, 15 सूट, 56 फोटोशूट, ओह माय गॉड तक का सफर तय करने के लिए गैस सिलेंडर 50 रुपए महंगा करना पड़ा। बहुत दूर की बात आपने कही है, लेकिन महत्वपूर्ण बात आपने कही है मोहम्मद शरीफ जी कि 50 रुपए पर सिलेंडर आप महंगा करके क्या कुछ हासिल कर सकते हैं, वो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है। साइंस ऑफ इमोशन एंड सुपरवर्स ये हैं हमारे साथ। वो सरकार निकम्मी है, न जवान को जॉब दिलाए, वो सरकार निकम्मी है, लिख रहे हैं। अफरोज आलम है, कह रहे हैं सर मोदी सरकार को की कोई उपलब्धि तो है नहीं, इसलिए बीजेपी जनता को फालतू मुद्दों में उलझा के देश में अराजकता फैलाकर 2024 जीतना चाहती है। ओम प्रकाश जी कह रहे हैं कि मुगल साम्राज्य में देश ने सैकड़ों धरोहरों का निर्माण हुआ था, उस समय देश में हुआ था, ब्रिटिश सरकार ने उसे लूटा, इसके बावजूद बीजेपी मुगल साम्राज्य को कोसती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं ओम प्रकाश तिवारी जी। और रूपराम गोगरवाल जी कह रहे हैं सच्चाई की बात कहते रहो। राजीव जी, आप पत्रकारों को धन्यवाद, आपको रूपराम गोगरवाल जी आपको बहुत धन्यवाद, आप जुड़ते हैं। और मोहम्मद शरीफ लिख रहे हैं कि चमक सूरज की नहीं डीबी लाइव के किरदार की है, ये खबर सुबह के अखबार की है, डीबी लाइव चले तो उसके संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं डीबी लाइव के एतबार की है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, आपके एतबार, आपने हम पर एतबार किया, इसके लिए आप तमाम साथियों को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग जुड़ते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, रखते हैं। AK डिस्कवरी लिख रहे हैं, ओ माय
डॉग क्या कहना सही होगा। और मकसूम खान कह रहे हैं कि आप भी मुझे उठा रहे हैं, बिल्कुल सही है, धन्यवाद आपको मकसूम खान जी, आपको बहुत धन्यवाद। और अफरोज आलम हमारे साथ बने हुए हैं, साइंस ऑफ इमोशन बने हुए हैं हमारे साथ। यूनिस कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद और राहुल गांधी जिंदाबाद। अभी कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी की बात होने वाली है लगातार, क्योंकि 13, 14 और 15 कांग्रेस का चिंतन शिविर है उदयपुर में। लेकिन उससे पहले आज कांग्रेस की बैठक हुई है, CWC की बैठक। उसमें भी सोनिया गांधी ने बहुत सारी बातें, बहुत सारे पैगाम अपने लोगों को भेजा है। और कांग्रेस की बात इसलिए भी जरूरी क्योंकि देश में एक मजबूत विपक्ष चाहिए, और मजबूत विपक्ष अगर बनाना है तो कांग्रेस को तो आगे आना ही होगा। बहुत सारी बातें होती रहेंगी। कुवैत से हरोल्ड अलमैदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जावेद भाई कह रहे हैं, जावेद इकबाल जी, कि आपके लिए एक शेर है। बहुत धन्यवाद। हर राह गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, हर राह गुजर पर शम्मा जलाना है मेरा काम, और दीवार हैं क्या हवा के ये मैं देखता नहीं। वाह, बहुत खूब जावेद भाई, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपको। और ऐसे ही अफरोज आलम हैं, अजीम अंसारी हैं, कह रहे हैं कि ये कैसी सरकार आई, कमर तोड़ महंगाई लाई। महंगाई की बात तो होनी चाहिए, बहुत होनी चाहिए, खूब होनी चाहिए महंगाई की बात, और क्योंकि ये हमारे आपके जीवन का सवाल है। लेकिन चर्चा करेंगे, सप्ताह का पहला दिन है। अब कल फिर शाम 7 बजे हाजिर होऊंगा कुछ खबरों के साथ, कुछ ऐसे ही तमाम वरिष्ठ पत्रकारों, पॉलिटिकल एनालिस्ट, इन लोगों के जो हमारे पैनलिस्ट जुड़ते हैं उनके साथ, और आप तमाम साथी हमारे साथ जुड़ते हैं। अच्छा लगता है, आप लोग जुड़ा कीजिए। प्रोग्राम पसंद आए तो इसे शेयर करना मत भूलिए, और अगर आप लोगों में से किसी ने इसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ताज़ा तरीन खबरें हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और साथ में विश्लेषण, खबरों के पीछे क्या कुछ चल रहा है उसकी जानकारी हम अगर नहीं पहुंचाएंगे तो आखिर कौन पहुंचाएगा। आपका एतबार हम पर है और हमारा एतबार आप पर है। हम दोनों एक दूसरे पर एतबार करते हैं, भरोसा करते हैं, ये बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब ब खैर।